गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना लास्ट टॉपिक है अपने यूनिट नंबर सेकंड का, यानी थर्मोडायनेमिक सेकंड का लास्ट टॉपिक है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो हमको अभी करना है, यानी कि ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। ठीक है, ये हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। देखिए, ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम जो है वो प्रथम और द्वितीय नियम से बिल्कुल अलग है। ठीक है, ये कोई नया विचार या कोई नया सिद्धांत नहीं। जैसे प्रथम नियम आप जानते हैं, एक सिद्धांत था कन्वर्जन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना, कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू दी अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये एक कंसेप्ट था। सेकंड जो लॉ था वो कंसेप्ट था एंट्रोपी का। बट जो थर्ड लॉ है वो कोई नया कंसेप्ट नहीं देता, बल्कि वो एंट्रोपी के मान का क्या करता, परिसीमन करता है, यानी एंट्रोपी की वैल्यू को लिमिट करता है। ठीक है, और इसका जो पूरी हम कह सकते हैं कि ये कम्प्लीटली बेस्ड है जो नर्नस्ट हीट थ्योरम है उस पर बेस्ड है। ठीक है, जो नर्नस्ट का ऊष्मा सिद्धांत है उसके ऊपर पूरी तरीके से बेस्ड है। आप देखते ही समझ जाएंगे कि मैंने यहाँ बुक की फ़ोटोकॉपी डाली है, या बुक का जो है एक पीडीएफ फाइल डाली है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने जो है बुक की पीडीएफ डाली है, और सिर्फ एक बुक की नहीं बल्कि दो दो बुक्स की डाली हैं, ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी रहे। एक टॉपिक है जिसके नोट्स आपको बनाने हैं, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, और दो बुक्स की मैंने इसीलिए जो है हिंदी की भी दो बुक्स की इसके अंदर पीडीएफ डाली है, और इंग्लिश मीडियम की भी 2 या 3 बुक्स की पीडीएफ डाली है, ताकि आप आसानी से नोट्स बना सकें। ओनली सिर्फ एक टॉपिक है। ठीक है, इसे मैं समझा देता हूँ, एक्सप्लेन मैं कर दूंगा किसी भी एक पीडीएफ से, क्योंकि सब में मटेरियल एक जैसा ही है। मटेरियल तो चेंज होगा नहीं, आप जानते हैं, थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे है, बाकी लगभग सब में एक जैसा है। तो मैं समझा देता हूँ इसको इसी से, बट आप जो है इसके नोट्स खुद प्रिपेयर कर लें। ठीक है, नोट्स मैंने इसलिए जो है यहाँ पर डाल दिया पीडीएफ, ताकि आपके पास में अगर बुक्स ना हो तो आप इसको पढ़ सकें। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि जो थर्ड लॉ है वो कम्प्लीटली बेस्ड है नर्नस्ट के हीट थ्योरम पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ द नर्नस्ट हीट थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू द गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन वी नो दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी, ब्रैकेट में है डेल एस डेल डेल्टा जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये इक्वेशन हम कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कह रहे हैं डेल्टा जी क्या है, तो आपको मालूम ही है फ्री एनर्जी है, डेल्टा एच क्या है, चेंज इन एंथैल्पी है। तो एक रिचर्ड्स नाम का साइंटिस्ट था जिसने ये देखा कि अगर अलग अलग टेम्परेचर पे सेल का विद्युत वाहक बल, यानी कि ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो ज्ञात किया अलग अलग ताप पर, तो उसने देखा कि जो डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी है इसकी वैल्यू ताप के साथ घट रही है। ये जो चीज़ है डेल डेल्टा जी अपॉन डेल टी, ये जो मान है ये ताप के साथ घटता जाता है, टेम्परेचर से देखो मल्टीप्लाई भी हो रहा। तो हम क्या, अगर हम टेम्परेचर कम करते जाएं तो इस पूरी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपने टेम्परेचर कम करते करते कर दिया कितना, जीरो। जब आप टेम्परेचर जीरो कर दोगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। और जब ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी तो उस केस में डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच। और टेम्परेचर जीरो करने का मतलब क्या है, परम शून्य ताप, यानी कि जिसको हम कहते हैं क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, परम शून्य का मतलब क्या हो गया, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, टी इज इक्वल टू जीरो। देखिए वही चीज़ है। तो जब टी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम टेम्परेचर को, यानी ताप को परम शून्य ताप तक या परम शून्य तक करते हैं तो डेल डेल्टा जी अपॉन डेल टी की वैल्यू जो है वो घटते हुए शून्य की ओर अग्रसर होती है, यानी शून्य तक चली जाती है। और इसे ही नर्नस्ट का हीट थ्योरम कहते हैं, यानी नर्नस्ट हीट थ्योरम या नर्नस्ट का ऊष्मा सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो अगर केवल नर्नस्ट का ऊष्मा सिद्धांत आए तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। यहाँ पे देखिए कर्व प्लॉट किया गया है, टेम्परेचर जो कि किस में है, केल्विन में, और डेल्टा जी या डेल्टा एच, क्योंकि जीरो पर तो क्या हो जाता है, दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो आप इसको डेल्टा जी भी बोल सकते हैं, डेल्टा एच भी कह सकते हैं। ठीक है, आप देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जा रहा है वैसे वैसे डेल्टा जी और डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ रही है, एक दूसरे के पास आती जा रही है। ठीक है, जो कि किससे, थिक लाइन से हमने शो करा है। हाइपोथेटिकल लाइन जो है, और देखिए ये धीरे धीरे आ रही हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्लोली स्लोली। लेकिन हाइपोथेटिकल अगर आप देखें तो ये डॉटेड लाइंस जो है वो बहुत तेज़ी से एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, होता कैसा है, ऐसा ही, जो थिक लाइन से धीरे धीरे जो है डेल्टा जी और डेल्टा एच की वैल्यू एक दूसरे के पास आती हैं,
और जब टेम्परेचर बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा तो उस पॉइंट पर आकर के ये दोनों मिल जाती हैं, यानी हम कहते हैं दोनों क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है क्या है, नर्नेस्ट हीट थ्योरम है। तो इसको अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो हमने मान लिया लेट टेम्परेचर इज इक्वल टू जीरो देन डेल डेल्टा जी अपॉन डेल टी, और लेट टेम्परेचर इज इक्वल टू जीरो देन डेल डेल्टा एच अपॉन डेल टी इज इक्वल टू जीरो। और ऊष्मागतिकी सिद्धांत यानी कि फ्रॉम थर्मोडायनेमिक जो प्रिंसिपल्स हैं, थियोरीज हैं, उसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि डेल्टा जी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा एस, और डेल डेल्टा एच अपॉन डेल टी इज इक्वल टू होता है सी पी। एट कांस्टेंट प्रेशर है तो सी पी मतलब जिसको हम कह सकते हैं ऊष्माधारिताओं में अंतर। ठीक है, चेंज इन हीट कैपेसिटी, और ये हो गया चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है, तो थर्ड लॉ है वो बेसिकली चेंज इन एंट्रोपी और चेंज इन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, इन्हीं से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमने कहा कि ये क्या है, डेल्टा एस यहाँ क्या है, किसी भी रिएक्शन में एंट्रोपी में परिवर्तन यानी चेंज इन एंट्रोपी है, और ये क्या है, उत्पाद और क्रिया कारकों की ऊष्माधारिताओं में अंतर यानी चेंज इन हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। तो हमने कहा कि जब टेम्परेचर इज इक्वल टू जीरो है तो चेंज इन एंट्रोपी इज ऑल्सो जीरो, एंड व्हेन टेम्परेचर इज इक्वल टू जीरो देन चेंज इन हीट कैपेसिटी इज ऑल्सो जीरो। यानी हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि एंट्रोपी में परिवर्तन अगर शून्य की ओर अग्रसर होता है, इट मीन्स अगर एंट्रोपी चेंज भी ज़ीरो हो रही है तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की ऊष्माधारिताओं में अंतर भी शून्य की ओर बढ़ता है। यानी अगर एंट्रोपी शून्य की ओर अग्रसित है, यानी एंट्रोपी अगर शून्य की तरफ जा रही है, यानी टेम्परेचर हमने क्या कर रखा, जीरो कर रखा, उस केस में अगर एंट्रोपी शून्य की तरफ बढ़ रही है या एंट्रोपी शून्य हो रही है तो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की ऊष्माधारिताएँ हैं उनमें जो अंतर है, ऊष्माधारिताएँ जीरो नहीं हो रही, ध्यान रखना, ऊष्माधारिताओं में जो अंतर है वो भी क्या हो जाता है, जीरो की ओर अग्रसर होता है, या हम कहते हैं कि जीरो टेम्परेचर पे ऊष्माधारिताओं में अंतर भी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, और कब, जब परम शून्य ताप को क्या किया जाता है, जीरो कर दिया जाता है, उससे कम किया जाता है। ठीक है, और जीरो केल्विन पर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जीरो केल्विन पर किसी भी गैस का अस्तित्व ही नहीं होता है, अतः ये सिद्धांत गैसों के लिए लागू नहीं होता। ये सिर्फ किस पे लागू होगा, सिर्फ ठोसों पे लागू होगा, क्योंकि हम कहते हैं कि एट जीरो केल्विन देयर इज नो गैस। ठीक है, गैस का कोई अस्तित्व होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये सिर्फ गैसों पे लागू नहीं होता। अब आती है बात, ये तो हुआ कि हमने कहा कि जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इट इज़ बेस्ड ऑन नर्नेस्ट हीट थ्योरम, तो ये तो नर्नेस्ट हीट थ्योरम हो गई। अब बात करते हैं हम व्हाट इज़ द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ है क्या बेसिकली। तो रिचर्ड्स, प्लांक और नर्नेस्ट के जो क्या बोलते हैं उसको, जो एक्सपेरिमेंट्स थे या जो रिसर्च थी उसके बेसिस पे जो है ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है बना, और ये कहता है कि परम शून्य ताप पर शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थों की एंट्रोपी से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि हमने कहा गैस का तो कोई अस्तित्व है नहीं, और जीरो केल्विन पे इवन लिक्विड का भी कोई अस्तित्व नहीं होता है, नो सिग्निफिकेंस। ठीक है, क्योंकि जीरो केल्विन पे लिक्विड भी कोई नहीं रहता है, सारे क्या हो जाते हैं, सब जो मटेरियल है वो क्या हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, या एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे ये जो थ्योरी है या जो थर्ड लॉ है वो ओनली जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड की एंट्रोपी से रिलेटेड है। ठीक है, इट इज़ ओनली रिलेटेड विद एंट्रोपी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड एट जीरो केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, या एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जिसे हम कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसी को हम कह रहे हैं कि ये थर्ड लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का। अब इसके लिए अलग अलग जो है स्टेटमेंट है, प्लांक का स्टेटमेंट है और लुइस और रैंडल का स्टेटमेंट है। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट भी हमको पढ़ने हैं, आपके कोर्स में है। तो हम जानते हैं कि लेट टेम्परेचर इज इक्वल टू जीरो देन डेल्टा सी पी इज इक्वल टू जीरो। लेट टेम्परेचर इज इक्वल टू जीरो, तो यानी सी पी इज इक्वल टू जीरो कैसे होगा, सी पी प्रोडक्ट माइनस सी पी रिएक्टेंट। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इस चीज़ को समझते हैं शायद कि उत्पाद मतलब प्रोडक्ट होता है और क्रियाकारक मतलब रिएक्टेंट। ठीक है, तो सी पी प्रोडक्ट माइनस सी पी रिएक्टेंट इज इक्वल टू क्या, जीरो। मैंने आपको कहा था कि ऊष्माधारिता जीरो नहीं हो रही है, ऊष्माधारिताओं में अंतर जीरो हो रहा है, यानी उत्पाद की ऊष्माधारिता माइनस क्रियाकारक की ऊष्माधारिता इज इक्वल टू जीरो। तो Cp का जो वैल्यू है वो शून्य की ओर अग्रसर हो रही है, और जैसे जैसे ताप क्या है, परम शून्य की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यानी परम शून्य ताप पर क्रियाकारकों और उत्पादों की सांद्रताएं क्या हो जाती हैं, सॉरी ऊष्माधारिताएं बराबर हो जाती हैं। भाई जब डेल्टा Cp जीरो आ रहा है इसका मतलब क्या है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की जो हीट कैपेसिटी है
वो क्या हो गई, इक्वल हो रही है। ठीक है, तो यही जो है प्लांक का इसके अंदर जो है स्टेटमेंट था कि क्वांटम सिद्धांत को जब ठोस पदार्थों की ऊष्माधारिताओं पर लागू करते हैं तो पता चलता है हमको कि 0 केल्विन पर ठोसों की ऊष्माधारिताएं क्या हो जाती हैं, शून्य हो जाती हैं। ठीक है, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं लेट टेम्परेचर इजकल टू 0 देन Cp इजकल टू 0, यानी कि लेट टेम्परेचर इजकल टू 0 देन डेल्टा S इजकल टू, या डेल्टा S मीन्स चेंज इन एंट्रोपी इजकल टू एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट इजकल टू 0। इट मीन्स 0 केल्विन पर डेल्टा S का मान भी शून्य हो जाता है। यानी अगर हमने किसी प्रक्रम में 0 केल्विन पर एंट्रोपी में परिवर्तन क्या होगा, शून्य होगा। दूसरे शब्दों में या हम अदर वर्ड्स में ये कह सकते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एंट्रोपी जो है वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। भाई चेंज इन एंट्रोपी 0 हो रहा है या चेंज इन हीट कैपेसिटी 0 हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एंट्रोपी है या जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो हीट कैपेसिटी वो क्या हो रही है, इक्वल हो रही है। ठीक है, ठोस अवस्था में क्या होंगे, समान होंगे। तो इन दोनों के बेसिस पे, यहाँ पे इसने हीट कैपेसिटी के बेसिस पे ले लिया, यहाँ इसने क्या किया, एंट्रोपी के बेसिस पे ले लिया। तो इन दोनों के बेसिस पे जो है प्लांक ने जो एक रिजल्टेंट निकाला या रिजल्ट निकाला, जो हम कह सकते हैं उसका जो स्टेटमेंट आया, वो स्टेटमेंट क्या था कि शुद्ध ठोस एवं शुद्ध द्रव की एंट्रोपी परम शून्य ताप पर क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। यही ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम है। इट मीन्स द एंट्रोपी ऑफ प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड इज 0 एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। ठीक है, उन्होंने कहा कि शुद्ध ठोस या शुद्ध द्रव की एंट्रोपी परम शून्य ताप पर क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कि लेट टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 देन S इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये था प्लांक का स्टेटमेंट। बट लुईस और रेंडल का स्टेटमेंट इससे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि प्लांक वाले में कुछ गलतियां हैं। गलती क्या है कि लुईस और रेंडल ने देखा कि जो सॉल्यूशंस होते हैं और जो अति शीतलित द्रव है, अति शीतलित द्रव का मतलब होता है सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, जो अति शीतलित द्रव है यानी सुपर कूल्ड लिक्विड और जो सॉल्यूशंस होते हैं, उनकी जो एंट्रोपी है वो एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे भी 0 नहीं होती, यानी शून्य नहीं होती। ठीक है, यानी कि जो सॉल्यूशंस और जो हम कहते हैं अति शीतलित द्रव, उनकी एंट्रोपी परम शून्य ताप पर भी शून्य नहीं होती है, यानी एंट्रोपी इज नॉट इक्वल टू 0 एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। ठीक है, फॉर सॉल्यूशंस एंड जो है सुपर कूल्ड लिक्विड। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द प्लांक अगर हम देखें तो द एंट्रोपी एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर इज शुड बी 0 फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, यानी ठोस और द्रव दोनों की एंट्रोपी प्लांक ने क्या कहा था कि 0 होती है, कब, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे। लेकिन लुईस और रेंडल ने देखा कि जो सॉल्यूशंस हैं या जो हम कहें सुपर कूल्ड लिक्विड है, उनकी एंट्रोपी जो है परम शून्य ताप पर यानी एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे 0 नहीं होती। इसका मतलब उन्होंने ये कहा कि जो प्लांक का स्टेटमेंट है इट इज़ करेक्ट ओनली फॉर सॉलिड। लुईस रेंडल ने यही चीज़ एक अंतर बताया था कि जो प्लांक का स्टेटमेंट है वो ओनली शुद्ध क्रिस्टलीय ठोसों के लिए ही क्या है, सही होता है। ठीक है, यानी उसने जो है एक नए कथन को जन्म दिया जिसको कहते हैं, यानी उसने एक नया स्टेटमेंट दिया जिसे हम क्या कह रहे हैं, लुईस और रेंडल का कथन कहते हैं या लुईस रेंडल स्टेटमेंट कहते हैं। और वो क्या है कि प्रत्येक पदार्थ की, उन्होंने कहा कि प्रत्येक पदार्थ की एक निश्चित धनात्मक एंट्रोपी होती है। इट मीन्स एवरी मैटर हैज़ ए सम पॉजिटिव एंट्रोपी एंड इट शुड बी 0 एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, और परम शून्य ताप पर यह क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। ठीक है, जैसा कि पूर्णतः क्रिस्टलीय ठोसों के लिए होता है, जैसा कि पूर्णतः क्रिस्टलीय ठोसों के लिए होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जैसा, यानी यहाँ उन्होंने एक एग्जांपल भी दे दिया साथ में, जैसा कि जो प्योर सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं, लाइक ए प्योर सॉलिड क्रिस्टल्स। ठीक है, तो हम कह सकते हैं लाइक ए प्योर सॉलिड क्रिस्टल। इट मीन्स एवरी मैटर हैज़ ए फिक्स्ड, हम कह सकते हैं एवरी मैटर हैज़ ए फिक्स्ड पॉजिटिव एंट्रोपी and at a absolute 0 temperature it should be 0 like a pure crystalline solid। ठीक है, like a pure crystalline solid, इस तरीके से जो है
लुईस रेंडल का स्टेटमेंट आ जाता है। ठीक है, देन उसके बाद में हम कह रहे हैं ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम और परम शून्य ताप की अप्राप्यता का सिद्धांत। इट मीन्स द प्रिंसिपल ऑफ unattainability of absolute zero temperature and the third law of thermodynamics. Unattainability of absolute zero temperature बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। हम कह रहे हैं कि ज़ीरो केल्विन टेम्परेचर पे, ज़ीरो केल्विन टेम्परेचर या एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे हम कहते हैं कि जो एंट्रोपी है वो क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। बट एक्चुअली में जो ज़ीरो केल्विन टेम्परेचर या एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर है ये आज तक प्राप्त करना असंभव है, या प्राप्त करना संभव हुआ ही नहीं है। इन लेबोरेटरी भी हम जीरो केल्विन तक पहुंच नहीं पाए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान रखना। यानी अनअटेम्प्टेबिलिटी ऑफ ज़ीरो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, यानी कि परम शून्य ताप की अपर्याप्तता, यानी परम शून्य ताप तो मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि परम शून्य ताप यानी ज़ीरो केल्विन प्राप्त करना असंभव है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि परम शून्य तक पहुंचने के लिए कुछ चरण बाकी है। बेसिकली प्रायोगिक रूप से ये प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अब जब हम इसको प्रायोगिक रूप से प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो उस केस में प्लांक का और लुईस रेंडल दोनों का ही स्टेटमेंट जो है काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत रॉन्ग है। बिकॉज जब तक आप वो टेम्परेचर पर पहुंच नहीं जाते, रीच नहीं हो जाते, तब तक आप नहीं बता सकते कि मैटर उस टेम्परेचर पर कैसा बिहेव करेगा। ठीक है, तो हम सिर्फ एक आइडिया लगा सकते हैं, यानी कि जो लुईस रेंडल का स्टेटमेंट है और जो प्लांक का स्टेटमेंट हम कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक हाइपोथेटिकल था। तो इसलिए थर्ड लॉ का जो स्टेटमेंट है उसको थोड़ा सा जो है चेंज किया गया, और वो क्या किया गया, वो ये है कि किसी भी विधि से यह असंभव है, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एनी मेथड, कि चाहे वो कितना भी आदर्श क्यों ना हो, कितना भी आइडियल क्यों ना हो, कि किसी निकाय के ताप को, यानी किसी सिस्टम के टेम्परेचर को सीमित संख्या की क्रिया, यानी कि हम अलग बहुत सारे जो है नंबर ऑफ ऑपरेशंस के थ्रू परम शून्य तक कम किया जा सके। यानी थर्ड लॉ को हमने एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर से कनेक्ट कर दिया कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्रिएट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर of a system if a system is ideal and it is proceed by many operations, but it is impossible to create zero Kelvin temperature और absolute zero Kelvin temperature। ठीक है, absolute zero temperature यानी it is impossible by any methods, किसी भी operations के थ्रू, किसी भी method के थ्रू ये possible नहीं है कि चाहे वो operations या वो method कितना भी ideal क्यों ना हो, वो प्रक्रम, वो विधि कितनी भी आइडियल क्यों ना हो, कि किसी निकाय के टेम्परेचर को आप परम शून्य तक कम कर सकें। इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, देन डिटर्मिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट एंट्रोपी। हम बात करें ठोसों की परम एंट्रोपी, तो परम एंट्रोपी जो है यानी कि एब्सोल्यूट एंट्रोपी, जब एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर होगा तो एब्सोल्यूट एंट्रोपी भी होगी। तो ये जो लॉ है थर्ड लॉ, वो हम बात करते हैं, देखो ये एक सिर्फ ठोसों के लिए सही है, तो हम जो बात करेंगे अब आगे वो पूरी किसके लिए होगी, ठोसों के लिए होगी। तो ये ठोसों की परम एंट्रोपी यानी कि परम शून्य ताप पर जो एंट्रोपी होगी दैट इज़ कॉल्ड परम एंट्रोपी, यानी जिसको हम कह सकते हैं कि एंट्रोपी एट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट एंट्रोपी। तो उसके लिए निकालने में ये सहायता करती है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि स्थिर दाब पर ताप के साथ एंट्रोपी में परिवर्तन ऐसे दर्शाया जाता है। देखिए स्थिर दाब है, ताप के साथ एंट्रोपी में परिवर्तन हम ऐसे दर्शाते हैं CP/T। तो इसको हमने 0 से T केल्विन के बीच में समाकलित करेंगे, है ना। 0 से T के बीच में जब हम इसका समाकलन करेंगे यानी कि इंटीग्रेशन करेंगे तो ये dt तो इधर जाएगा, तो 0 से T हो जाएगा ds, और ये 0 से T क्या है CP/dt/T, और ये हो जाएगा ST माइनस S0, और ये एज इट इज़ है। ठीक है, और तृतीय नियम जो थर्ड लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनकी T0 यानी T इजिकल टू अगर 0 है यानी एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे जो उनकी एंट्रोपी होती है दैट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट एंट्रोपी S0, और ये भी कितनी होती है, 0 होती है। हम थर्ड लॉ में पढ़ चुके हैं लुईस रेंडल का और प्लांक का, उससे पहले हम कह चुके हैं कि चाहे एंट्रोपी हो चाहे जो है हीट कैपेसिटी हो, 0 केल्विन पर क्या होती है, 0 हो जाती है। यानी कि जब टेम्परेचर 0 होगा तो ये ST माइनस S0 जो है S0, ST माइनस S0 जो है S0 इज़ द एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ सॉलिड। ठीक है, एंड इट इज़ इक्वल टू 0
एट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। तो ये ज़ीरो है इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो एस टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो टू टी सी पी डी टी बाई टी, एंड दिस इज कॉल्ड ज़ीरो टू टी सी पी डी एल एन टी। ठीक है, नेचुरल लॉग है डी एल एन टी। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एस टी जो क्या है सॉलिड की जो है परम एंट्रोपी है, यानी एब्सोल्यूट एंट्रोपी है, एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ सॉलिड एस टी। ठीक है, जो हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। हमने कहा कि एंट्रोपी हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो सी पी है और एल एन टी है उसके बीच में कर्व प्लॉट करेंगे, क्योंकि हमको निकालना है क्या, एस टी तो निकालना है, तो वो इससे निकलेगा। तो सी पी और एल एन टी के बीच में क्या किया है, कर्व प्लॉट करेंगे जिसमें हमको एस टी की वैल्यू निकालने के लिए, है ना, और सी पी का जो मान है वो हमको t इजिकल टू जीरो से लेके t इजिकल टू टी तक पता होना चाहिए। ठीक है, मालूम होना चाहिए t इजिकल टू जीरो पे सी पी की वैल्यू कितनी है। फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा तो सी पी की वैल्यू कितनी है वो पता होनी चाहिए, यानी हीट कैपेसिटी की वैल्यू कितनी पता होनी चाहिए, वो ये रही। तो ग्राफ किस किस के बीच में प्लॉट किया, एल एन टी और सी पी के बीच में। ठीक है, और हमको क्या मालूम होना चाहिए, इसकी वैल्यू बना। देखिए ये कर्व जो है वो सी पी बाई टी और डी टी के बीच में भी प्लॉट हो सकता है, सी पी बाई टी और जो है डी टी के बीच में। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने कहा ना मैंने दूसरी बुक्स की भी जो है इसके अंदर नोट्स कॉपी करके रखे हैं। देखिए जहाँ पे आपको मैं इसके बारे में दिखा दूँगा, जो सी पी बाई टी और उसका कर्व है। देखिए ये रहा, नर्नेस्ट हीट थ्योरम, एंड ये रहा। देखिए अभी हमने जो लिया है वो सी पी और एल एन टी के बीच का कर्व है, वो ये वाला है। ठीक है, जो हम पीछे देख रहे हैं, तो ये है सी पी बाई टी और टी का, ये भी वैसा ही आता है। ठीक है, तो हम सी पी बाई टी और टी के बीच में भी ले सकते हैं और एल एन टी और सी पी के बीच में भी ले सकते हैं। आई बात समझ में, तो वो हम कर रहे हैं। खैर वापस आ जाइए यहाँ पर। तो यह हमने क्या किया, यहाँ पर इसके बीच में जो है ग्राफ प्लॉट किया है, और हम जानते हैं कि एस नॉट का मान शून्य होता है, यहाँ पर शून्य है। ठीक है, अर्थात 0 केल्विन से ताप T यानी टेम्परेचर T है, 0 केल्विन से लेकर के टेम्परेचर T तक जो वक्र के अंदर यानी कि जो ग्राफ के या प्लॉट के अंदर का जो क्षेत्र है वो क्या कर रहा है, उस टेम्परेचर पे, जैसे ये है तो इस टेम्परेचर पे, यहाँ है तो इस टेम्परेचर पे, यहाँ है तो इस टेम्परेचर पे, यानी उस टेम्परेचर पे और स्थिर दाब पर, स्थिर दाब मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो ऊष्माधारिता निकलती है, यानी जो हीट कैपेसिटी निकलती है, पर ठोस की एंट्रोपी का मान दे देता है। हीट कैपेसिटी जो निकलेगी वो क्या करेगी भाई, एंट्रोपी की वैल्यू कैसे पता चलेगी, हीट कैपेसिटी से। यानी हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि 0 केल्विन पर जो एंट्रोपी है वो कितनी है, 0 केल्विन या T इजिकल टू 0, तो एंट्रोपी कितनी है, एस नॉट, और वो तो 0 ही है। तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे, वहाँ से लेकर टेम्परेचर T तक हमारे को क्या पता होना चाहिए, CP की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, CP की वैल्यू पता है, तो हर टेम्परेचर पे जो CP की वैल्यू है, यानी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, यानी हर टेम्परेचर पे जो CP की वैल्यू है उस कॉन्स्टेंट प्रेशर पे, यानी ये अंदर का जो क्षेत्रफल है ये क्या कर रहा है हमको, यहाँ पर जो ऊष्माधारिता निकल के आ रही है CP निकलेगी, वो हमको क्या दे रही है, एब्सोल्यूट एंट्रोपी की वैल्यू दे देती है। ठीक है, इससे हमको CP निकल जाएगा, और CP निकल जाएगा तो CP से आपको मालूम है क्या निकल जाएगी, एंट्रोपी निकल जाएगी। ठीक है, इससे ऊष्माधारिता की गणना हो जाती है। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि ठोस की एंट्रोपी का मान देगा, बट CP की गणना जो है वो 0 केल्विन पर हमेशा संभव नहीं है। अब CP की जो वैल्यू है, CP की जो कैलकुलेशन है वो एट 0 केल्विन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 0 केल्विन तो हम कह रहे हैं कि हम रीच ही नहीं कर सकते। जब आप रीच नहीं कर सकते तो ये ग्राफ यहाँ आएगा ही नहीं, ये लगभग आपका यहाँ से शुरू होगा 10 या 15 केल्विन से। ठीक है, आगे तो ये क्या किया जाता है, इसको CP की वैल्यू को 0 करने के लिए हम इसको एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं। ठीक है, यानी बहिर्वेशन जिसको कहा जाता है, हम वो करते हैं। ठीक है, तो वही बात है कि CP की जो गणना है, यानी CP की जो कैलकुलेशन है वो 0 केल्विन पर पॉसिबल नहीं है। इसलिए ऊष्माधारिताओं की गणना, यानी जो हीट कैपेसिटी की जो कैलकुलेशंस होती है वो जितना संभव हो सके उतनी कम टेम्परेचर पे की जाती है, यानी 10 या 15 केल्विन पे। यानी हीट कैपेसिटी की जो कैलकुलेशन है वो 10 to 15 केल्विन के आसपास की जाती है, बिकॉज टेम्परेचर जो है एब्सोल्यूट 0 करना पॉसिबल नहीं है, और जब एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर नहीं होगा तो एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर नहीं हो पाएगा, तो उस पर आप CP की कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो 10 या 15 केल्विन पर की जाती है।
तो और जो Cp का मान जो 0 पर है वो कैसे निकाला जाता है, एक्स्ट्रापोलेट करके, एक्स्ट्रापोलेशन द्वारा यानी बहिर्वेशन द्वारा निकाला जाता है। अतः इस मेथड में किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता यानी किसी भी मैटर की जो हीट कैपेसिटी है उसको 10 केल्विन से T तक निकाली जाती है। यानी कि हम जो हीट कैपेसिटी निकालते हैं वो कहाँ से निकालते हैं, 10 केल्विन से स्टार्ट करते हैं, यानी 10 केल्विन से लेके जो भी टेम्परेचर आपको दिया गया है T टेम्परेचर तक निकाला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करते हैं, LNT और Cp के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। LNT क्योंकि T तक आपने निकालनी तो LNT उसका लॉग ले लोगे तो LNT, और हीट कैपेसिटी तो आपने निकाली है तो हीट कैपेसिटी और LNT के बीच में ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। और फिर उस ग्राफ को, क्योंकि वो तो 10 डिग्री या 10 केल्विन से स्टार्ट होगा, उसको क्या किया जाता है, एक्स्ट्रापोलेट कर लिया जाता है, और एक्स्ट्रापोलेट करके जो है पूरा ग्राफ प्लॉट कर लिया जाता है। और फिर पूरा जो क्षेत्रफल है, ठीक है, यानी जो वक्र का जो क्षेत्रफल है यानी कि कर्व का जो पूरा जो एरिया है वो टेम्परेचर T पर जो पदार्थ है उसकी परम एंट्रोपी यानी कि मैटर की जो एब्सोल्यूट एंट्रोपी है ST उसकी वैल्यू को देता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 10 डिग्री से लेके T टेम्परेचर तक हम मैटर की क्या निकालें, जैसे 10 डिग्री यहाँ है तो 10 डिग्री से लेके T टेम्परेचर तक मैटर की क्या कर लेते हैं, हीट कैपेसिटी निकाल लेते हैं, उसको एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं, तो 0 से T तक हो गया। तो ये जो पूरा एरिया है ये हमको क्या दे रहा है, ये पूरा एरिया हमको एब्सोल्यूट एंट्रोपी दे रहा है किसकी, मैटर की। ठीक है, इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ST इक्वल टू 0 से T स्टार है, देखो Cp dt/T प्लस T स्टार से T Cp dt/T। यहाँ ध्यान रखना जो T स्टार है इट इज़ ग्रेटर देन 0 बट इट इज़ लेस देन 15 केल्विन। हमने कहा ना कि 0 तो हम पहुँच नहीं सकते, तो हमने क्या किया कि हमने उसको स्टार्ट किया है 10 से 15 केल्विन के बीच में कहीं से। ठीक है, जितना टेम्परेचर आप मिनिमम पहुँच सकते हो यानी 10 या 15 केल्विन से हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो जो T स्टार है वो 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और 0 से तो बड़ा हो गया क्योंकि 0 तक तो आप पहुंच नहीं सकते। मान लीजिए हमने T स्टार ले लिया जैसे 10, तो हम पहले जो कर रहे हैं इंटीग्रेशन वो क्या कर रहे हैं 0 से 10 तक का, क्योंकि ये जो है ये हाइपोथेटिकल हमने निकाला है, क्योंकि 10 के बाद में हम क्या कर रहे हैं उसको नीचे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट करके निकाल रहे हैं हीट कैपेसिटी, तो वो अलग से निकलेगी। ठीक है, तो ये हीट कैपेसिटी निकाली है वो जो एक्स्ट्रापोलेट करके निकाली 0 से 10 तक वाली, और उसके बाद में 10 से लेकर के जो भी टेम्परेचर दिया गया है आपको 10 केल्विन से लेके मान लीजिए 298 केल्विन है या 300 केल्विन है 400 केल्विन है, जो भी है जहाँ तक भी है तो वो वहाँ तक। तो ये वो वैल्यू है जो हम प्रैक्टिकली फाइंड आउट करते हैं और ये वो है जो हम एक्स्ट्रापोलेट करके निकालते हैं। तो इसलिए ये दो का जो है सम जो है वो क्या बता रहा है आपको, टोटल जो है हमको बता रहा है एब्सोल्यूट एंट्रोपी। ध्यान रखिएगा, ये वो है जो एक्स्ट्रापोलेट करा हुआ है यानी एक तरीके से हाइपोथेटिकल, और ये है जो आपने एक्चुअली निकाला है। ठीक है, यानी इसके प्रथम समाकलन को, इस समीकरण का जो प्रथम समाकलन है यानी फर्स्ट इंटीग्रेशन को हम निम्न ताप 0 इज ग्रेटर देन T स्टार आएगा यहाँ ध्यान रखना, एंड T स्टार इज ग्रेटर देन 15 केल्विन पर ठोसों की ऊष्माधारिता के डिबाई के तृतीय घात नियम से निकाला जाता है। यानी इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो Cp है वो कैसे निकाला जाता है, डिबाई का तृतीय घात नियम। ठीक है, यानी डिबाई थर्ड पावर लॉ से ये चीज़ क्या है निकाली जाती है कि भाई ये तो ठीक है ये कर लिया लेकिन निकालोगे कैसे, इसे निकाला जाता है डिबाई थर्ड पावर लॉ से। डिबाई थर्ड पावर लॉ क्या है कि Cp इज इक्वल टू Cv इज इक्वल टू A/T3। ठीक है, ए यहाँ एक क्या है कांस्टेंट है जो कि मैटर के नेचर पे डिपेंड करता है यानी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, ये डिबाई ने बताया था कि जो Cp या Cv है यानी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू A/T3 and A is the constant and it is depend on nature of matter। ठीक है, ये यहाँ क्या है स्थिरांक है जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, और स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता या स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता जो है वो इसके बराबर होती है। यही क्या था डिबाई का तृतीय घात का नियम था। यानी Cp की जगह हम क्या कर देंगे A/T3 लिख देंगे, जैसे ये रहा, यानी ST इक्वल टू 0 से T स्टार A/T3 dt/T प्लस T स्टार से T Cp dt/T, क्योंकि ये तो हम निकाल सकते हैं, ये हाइपोथेटिकल है, ये कैसे निकालेंगे हम डिबाई के तृतीय घात के नियम से निकालेंगे। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन जो है वो क्या होगा 1/3 A और T2 की पावर T जो स्टार है क्योंकि 0 का तो होगा नहीं, T स्टार की पावर कितनी होगी 3, ये एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये फर्स्ट जो इंटीग्रेशन है हमने कहा ना कि प्रथम समाकलन,
प्रथम समाकलन में जो है हम जो है निकालते हैं वो किससे निकालते हैं, डी बाई थर्ड पावर लॉ से निकालेंगे प्रथम समाकलन को इसको। और द्वितीय समाकलन जो है यानी जो सेकंड इंटीग्रेशन है उसको तो हम प्रैक्टिकली फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी सेकंड इंटीग्रेशन को प्रैक्टिकली फाइंड आउट करेंगे और फर्स्ट इंटीग्रेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डी बाई थर्ड पावर लॉ यूज़ करते हैं। तो ये हो गया थर्ड पावर लॉ डी बाई का, और ये प्रैक्टिकली निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट जो है वो अपना कि लिक्विड और गैसों की परम एंट्रोपी, यानी कि एब्सोल्यूट डिटर्मिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ लिक्विड एंड गैस। ये तो सॉलिड का हुआ, आपको याद होगा, ये यहाँ पर हमने लिखा ही था, ठोसों की परम एंट्रोपी। और उसके बाद में है अब गैस और लिक्विड की परम एंट्रोपी। गैस और लिक्विड की परम एंट्रोपी कैसे निकालेंगे, देखिए थर्ड लॉ से हम जानते हैं कि गैस और द्रवों की परम एंट्रोपी का निर्धारण किया जा सकता है, ठीक है। वो कैसे कि एवरी कंडीशन, यानी प्रत्येक स्थिति में परम शून्य ताप पर पदार्थ की क्रिस्टलीय ठोस अवस्था को आधार माना गया। ये तो है ही, ये हमने स्टार्टिंग में कह दिया थर्ड लॉ में कि ये जो है इसमें जो आर है यानी इसमें जो बेस है वो किसको माना गया है, सॉलिड स्टेट को माना गया है, ठीक है। जहाँ इसकी परम एंट्रोपी क्या होती है, शून्य हो जाती है, यानी जहाँ पे मैटर की जो एब्सोल्यूट एंट्रोपी है वो कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है, एस नॉट, ठीक है। अतः पदार्थ की यानी किसी भी मैटर की कुल एंट्रोपी जो है, यानी अगर हमको टोटल एंट्रोपी निकालनी है तो उसकी दी हुई अवस्था, जैसे जो भी टेम्परेचर पे अवस्था दी हुई है, गैस है या लिक्विड है, और उसके दिए गए ताप पर एंट्रोपी परिवर्तनों के योग के बराबर होगी, ठीक है। यानी कि जब कोई पदार्थ परम शून्य पर ठोस यानी क्रिस्टलीय अवस्था से ताप पद की दी हुई अवस्था को प्राप्त करता है, यानी कि ठोस से मान लीजिए उसको फ्यूजन तक का टेम्परेचर दिया है तो वो केवल मेल्ट होगा, वेपराइजेशन का टेम्परेचर दिया है तो वो मेल्ट होने के बाद वेपर में भी कन्वर्ट होगा, इस तरीके से। यानी जो भी ताप पद यानी जो भी टेम्परेचर की यूनिट दी गई, टेम्परेचर दिया गया है उस तक, ठीक है, उस अवस्था को प्राप्त करता है। माना जैसे यहाँ मान लिया हमने कि 25 डिग्री सेल्सियस तथा वायुमंडलीय दाब पर किसी गैस की परम एंट्रोपी निकालनी है, कितना, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे और वायुमंडलीय दाब पर निकालनी है। तो कैसे होगा ये देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि गैस है, वो भी गैस का कोई अस्तित्व तो है नहीं 0 केल्विन पर, तो यानी वो क्या है, ठोस है। जब T = 0 है तो वो क्या है, ठोस है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको फ्यूजन तक यानी गलन तक उसको क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, यानी T0 से TF तक, यानी T = 0 से T = TF तक। और TF यहाँ क्या है, ठोस का गलनांक, फ्यूजन पॉइंट है, ठीक है। तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, डेल्टा S1 0 से TF, CPS क्योंकि सॉलिड है तो इस हीट कैपेसिटी किसकी, सॉलिड की, DLNT ये निकल जाएगा किससे, जो है कर्व से निकाल लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जब वो मेल्ट हो गया तो मेल्ट होने के बाद में द्रव अवस्था में परिवर्तित होगा, तो द्रव अवस्था में परिवर्तित होगा तो इस प्रक्रम में जो है क्या होगा, यानी इस प्रोसेस में हम कहेंगे गलन की एंट्रोपी क्या होगी, यानी कि इसकी जो है फ्यूजन एंट्रोपी क्या होगी, डेल्टा S2 = डेल्टा H फ्यूजन अपॉन TF। ये हमने क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन में कर रखा है, आपको पता होगा। तो डेल्टा H फ्यूजन की क्या है, गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। ये हो गया सेकंड। उसके बाद में द्रव में परिवर्तित हो गया वो, या अभी तक तो ठोस से द्रव में परिवर्तित हुआ। उसके बाद क्या होगा, तो द्रव को उसके गलनांक से क्वथनांक तक गर्म करना पड़ेगा, क्योंकि गैस है 25 डिग्री पर, तो वो गैस यानी कि उसका जो क्वथनांक है वो 25 डिग्री से कम है, यानी TF से लेके TB तक उसको क्या करना पड़ेगा, आपको हीट करना पड़ेगा। जब आप हीट करोगे तो उस प्रक्रम की जो एंट्रोपी है वो क्या होगी, डेल्टा S3 = TF से TB तक उसका इंटीग्रेशन करो किसका, जैसे इसका किया था, क्योंकि आपने सॉलिड से लिक्विड में उसको कन्वर्ट किया था और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, उसको लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर रहे हो। तो ये CP, यहाँ पे देखो हीट कैपेसिटी किसकी, लिक्विड की, वहाँ हीट कैपेसिटी किसकी आई थी, सॉलिड की, यहाँ किसकी आई थी, लिक्विड की, DLNT। यहाँ पर क्या है, ये इसकी क्या है, हीट कैपेसिटी है किसकी, लिक्विड की। अब इसको क्या है, यहाँ पर भी ये वैल्यू भी कैसे फाइंड आउट करोगे आप, वही कर्व प्लॉट करोगे, LNT यानी, और LNT जो है वो क्या होगा, TF से TB तक होगा। अब T0 से T नहीं होगा, TF से TB तक होगा, ध्यान रखना। जैसे ये जो था ना ये वाला, तो ये T0 से पहला वाला जो होगा वो क्या होगा, T0 से TF तक फ्यूजन तक, तो वो एरिया निकल जाएगा, वो क्या होगा, एंट्रोपी निकलेगी किसकी, सॉलिड से जो आपने मेल्ट किया तो मेल्टिंग की। उसके बाद में ये जो सेकंड वाला है ये क्या होगा, TF से TB तक, यानी वेपर में कन्वर्ट हुआ जो है ना, वो चीज़ है, ध्यान रखना। ये पहला वाला वो और ये दूसरा वाला वो, TB से और सॉरी TF से TB तक। इसका भी मान हम किससे निकालेंगे,
वक्र से निकालेंगे, यानी कि जो आपका कर्व प्लॉट होगा उसके नीचे का क्षेत्रफल उससे निकाल लिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में ये क्या हो गया, द्रव से गैस में परिवर्तित होगा तो गैस की जो है एंट्रोपी क्या, वाष्पन की एंट्रोपी, जो वाष्पन की एंट्रोपी होगी यानी कि एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन वो S4 यानी डेल्टा एच वेपराइजेशन ऑफ TB, दैट इज कॉल्ड डेल्टा एच VAP यानी वेपराइजेशन। दिस इज द मोलर, या हम कहें जिसको कह रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी मोलर की लेटेंट मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी कि वाष्पीकरण की मोलर ये गुप्त ऊष्मा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में अभी तक तो सिर्फ क्या हुआ है, वो गैस में कन्वर्ट हुआ, हमें तो कहाँ करना है 25 डिग्री तक, हमें नहीं मालूम कि उसका क्या बोलते हैं उसको कि बॉइलिंग पॉइंट क्या था। फॉर एग्जांपल वो 4 डिग्री या 5 डिग्री पर ही जो है बॉयल हो गया, अब हमें उस गैस को गर्म करना है कहाँ तक, 25 तक। तो अब हम क्या करेंगे, उसको TB से लेके 298.15 यानी कि T या 25 डिग्री भी लिख सकते हैं इसको, वहाँ तक गर्म करेंगे। तो वो भी किससे होगा, वही वापस वो प्लॉट से, यानी डेल्टा S5 जो है वो निकलेगा TB से लेके 298.15 यानी CPG। अब यहाँ पर जो आएगा वो हीट कैपेसिटी किससे आएगी, गैस की, क्योंकि हम उसको किस में कन्वर्ट कर चुके हैं, गैस में, DLNT। और जो कर्व पर जो एक्स एक्सिस पे जो बनेगा, एक्स एक्सिस पे वो कहाँ होगा, T से लेके 298.5 तक का कर्व प्लॉट होगा, ठीक है। और वहाँ पर जो हीट कैपेसिटी आएगी तो वो सारी जो है वो हमको क्या बताएगी, उसके एंड गैस की परम एंट्रोपी के बारे में बता देगी। अब इसको परम एंट्रोपी जब निकालना है तो हमको सारे क्या करने, जोड़ने पड़ेंगे, यानी ST इक्वल टू डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 प्लस डेल्टा S3 प्लस डेल्टा S4 प्लस डेल्टा S5, ये सारे जोड़ दिए जो थे। तो ये सब क्या है, ये क्या निकला, गैस की परम एंट्रोपी यानी एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ गैस निकल गई। अगर हमें एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ लिक्विड ही फाइंड आउट करना है तो देखिए ये दो हट जाएंगी, क्योंकि 0 से हमने किया उसको मेल्ट TF तक, ठीक है। फिर उसकी जो है हम कह रहे हैं एंट्रोपी या लेटेंट हीट ऑफ जिसको हम कहते हैं फ्यूज़न, वो, और उसके बाद में हम इसने यहाँ तक, और उसके बाद में बॉईल किया उसको लिक्विड तक, ठीक है, यानी 1 2 3 है ना, लिक्विड में जो भी टेम्परेचर है वहाँ तक, ठीक है। तो ये TB जो है वो जो भी टेम्परेचर है वहाँ तक, तो ये यानी कि शुरू के 3 स्टेप ही होंगे, यानी हम उसको गैस में कन्वर्ट नहीं कर रहे, तो ये 2 स्टेप हट जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये सिर्फ देखो 3 स्टेप, यानी 1 2 3, तो 1 2 और 3 इतना ही रहेगा। अगर केवल सॉलिड तक ही रखना है तो फिर अब ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, सिर्फ ये एक स्टेप रह जाएगा, यानी कि 0 से T, ठीक है। सिर्फ मेल्ट करना है तो सिर्फ 0 से T ये, और TF की जगह हम क्या रख देंगे वहाँ पर T, 0 से T, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो क्रिस्टलीय रूपांतरण होता है, तो जब क्रिस्टलीय रूपांतरण होगा तो इस तरीके से हम इसको कर देंगे 0 से TT, और ये जो है बेसिकली इसकी जो क्रिस्टल की जो फॉर्म चेंज हो रही है उसके लिए जो जिसको हम कहते हैं ना ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है, या ट्रांजिशन एंथैल्पी, वो हो जाएगी। और उससे हम इसको कह रहे हैं दूसरी फॉर्म, यानी अल्फ़ा, अल्फ़ा से ये बीटा, तो जो ट्रांजिशन है वो भी हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ आ जाएंगे, यानी आप कुछ भी कर सकते हो इसके अंदर, कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो। एब्सोल्यूट एंट्रोपी फॉर्म चेंज करनी हो तो उसकी भी फाइंड आउट कर लोगे, है ना। और लिक्विड से सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना है तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, केवल लिक्विड तक रहना है तो लिक्विड तक, केवल सॉलिड का फाइंड आउट करना है तो सॉलिड तक। और अगर जो है क्रिस्टलीय रूपांतरण है, यानी कि हम कह रहे हैं कि कोई भी एलोट्रॉप चेंज करना है तो 0 से T यानी ट्रांजिशन, है ना, और उसके बाद में ये ट्रांजिशन की एंथैल्पी, और उसके बाद में ये बीटा की, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इसकी एप्लीकेशंस है, तो फर्स्ट एप्लीकेशंस तो वही है जो हमने कहा अभी कि थर्ड लॉ की एप्लीकेशंस क्या है कि परम एंट्रोपी की गणना होती है, अभी जो करके देखी हमने वही सब कुछ दिया हुआ है। परम एंट्रोपी यानी कि एब्सोल्यूट एंट्रोपी की गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन से हमको जो है डेल्टा G0 इज इक्वल टू डेल्टा H0 माइनस T डेल्टा S, यानी वही है एब्सोल्यूट एंट्रोपी, एब्सोल्यूट एंथैल्पी, एब्सोल्यूट गिब्स एनर्जी, इन सब के बारे में जो है पता चल जाता है, ये सब निकाल सकते हैं हम। ये फार्मूला आप जानते हो कि अगर आप जो है स्टैंडर्ड, या जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी जो है उसका फार्मूला भी इसी से आता है, माइनस RT ln K, जो और K की वैल्यू अगर आपके पास पता है तो आप डेल्टा G0 भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बीच बीच में क्वेश्चंस है, ठीक है। तो ये कुछ जो है इसके एप्लीकेशंस थी, और किसी भी केमिकल रिएक्शंस में एंट्रोपी में जो परिवर्तन हो रहा है उसकी भी आप गणना कर सकते हो, जैसे ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है,
तो डेल्टा एस नॉट यानी चेंज इन स्टैंडर्ड एंथैल्पी अपने को पता करना है। तो प्रोडक्ट की एंट्रोपी माइनस रिएक्टेंट की एंट्रोपी, वो भी कौन सी, स्टैंडर्ड एंट्रोपी, ठीक है। स्टैंडर्ड एंट्रोपी, स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी है ये टेम्परेचर टी पे। और स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी का मतलब क्या है कि 298 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 298 केल्विन पर हम प्रोडक्ट की भी एंट्रोपी निकाल लेंगे, रिएक्टेंट की एंट्रोपी निकाल लेंगे। तो चेंज इन एब्सोल्यूट एंट्रोपी हमें पता चल जाएगा, यानी एब्सोल्यूट एंट्रोपी में कितना चेंज हो रहा है वो चेंज पता हमें चल जाएगा, ठीक है। इसके लिए ये एक एग्जांपल भी दिया गया है। तो ये कुछ जो है इसके एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। उसके बाद में है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी, जो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।